हेलो साथियों, मैं बीएल लोणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास के अंदर हमने छायावाद के जो आधार स्तंभ थे जयशंकर प्रसाद उसके बारे में देखा। जयशंकर प्रसाद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते थे हमारे एग्जाम की दृष्टि से वो सारे पॉइंट हमने कवर किए। आज इस क्लास के अंदर जो छायावाद के आधार स्तंभ है सुमित्रानंदन पंत उनके बारे में देखेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करने वाले हैं जो हिंदी से संबंधित है। तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या टीजीटी, पीजीटी, नवोदय, केवीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर आपकी हिंदी भाषा लगती है, जिसमें आपको हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, व्याकरण हो गई, काव्य शास्त्र हो गया और जो महत्वपूर्ण रचनाएं होती है ये सारे आपको इस चैनल पर करवाई जाएंगी। आज अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप पीछे की वीडियो है वो भी देखिए। इनके लिए फर्स्ट ग्रेड के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सारी वीडियो है, तो आप क्रम से उसको देखिए। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार का आपको डाउट, कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे को निसंकोच कमेंट कर सकते हो। बिना समय गमाए हम शुरुआत करते हैं सुमित्रानंदन पंत के बारे में। तो जो सुमित्रानंदन पंत है उसको छायावाद का विष्णु कहा जाता है, जिस प्रकार जयशंकर प्रसाद है हमारे जयशंकर प्रसाद उनको ब्रह्मा कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा कहा जाता है, उसी प्रकार सुमित्रानंदन पंत है उसको छायावाद का विष्णु कहा जाता है। जन्म की बात करें तो 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था ग्राम कोसानी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड में। मृत्यु की बात करें तो 1977 ईस्वी में हुई थी। मैंने आपको बताया था कि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला महादेवी वर्मा इन चारों की जो जन्म डेट और मृत्यु डेट आपको अच्छे से याद रखनी है। तो पीछे जो जयशंकर प्रसाद थे वो हमारे 1889 से 1936 ईस्वी तक थे। 1889 से 1936 ईस्वी तक थे और 1900 ईस्वी से लेकर 1977 ईस्वी तक सुमित्रानंदन पंत है। तो इनकी जो जन्म डेट है वो आपको अच्छे से याद रखनी है। बात करते हैं इनकी छायावादी रचनाओं की। उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920 ईस्वी, वीणा 1927 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी। आगे है गुंजन 1932 ईस्वी। इनका मैंने एक सूत्र बनाया है, उग्र वीणा से पल्लव गुंजे, उग्र वीणा से पल्लव गुंजे 20,714। जिस प्रकार हमने जयशंकर प्रसाद है उनका सूत्र बनाया था, झरना गिरा तो आंसू बहे, लहरें चली तो कामायनी रची, 18,782। इस प्रकार करके मैंने उसके कोड नंबर आपको बताए थे 18,782। तो उसी प्रकार इसके अंदर ऐड करने। अब देखिए यहाँ पर उग्र है तो उग्र का मतलब हो जाएगा, उ का मतलब हो जाएगा उच्चवास और ग का मतलब हो जाएगा ग्रंथि। उच्छ्वास और ग्रंथि। वीणा का मतलब वीणा ही है, पल्लव का पल्लव और गुंजे का मतलब हो जाएगा हमारा गुंजन। अब इसको सेट कैसे करना है तो देखिए 20, 1900 तो आपको याद रखना है। अब 1920, अब 1920 के अंदर दो रचनाएं, तो मैंने उग्र को इसलिए साथ में रखा है, उग्र को साथ में रखा है। तो 1920 में हमारी दो रचनाएं दोनों साथ में रखनी है। कौन कौन सी? उच्छ्वास और ग्रंथि है वो 1920 में है। उसके बाद में हमारा इसके अंदर हम 7 ऐड करेंगे तो 1927 होगा। तो 1927 के अंदर हमारे कौन सा आ जाएगा? वीणा आ जाएगा। फिर साथ में एक ऐड करेंगे तो 1928 होगा, 1928। तो 1928 के अंदर हमारा पल्लव हो जाएगा। फिर 28 में 4 ऐड करेंगे तो हमारा 32 हो जाएगा। 1932 के अंदर हमारी कौन सी रचना हो जाएगी? गुंजन हो जाएगी। तो उग्र वीणा से पल्लव गुंजे 20,714। इस प्रकार आपको ये कोड याद रखना है। फिर इसके बाद में ये तो थी छायावादी रचनाएं। प्रगतिवादी रचनाएं है वो है युगांत 1936 ईस्वी, युगवाणी 1939 ईस्वी, ग्राम्य 1940 ईस्वी। अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं। अब अरविंद दर्शन से जो प्रभावित रचनाएं वो है श्रवण किरण 1947 ईस्वी, श्रवण धुली 1947 ईस्वी, युगांतर 1948 ईस्वी, युगपथ 1948 ईस्वी। तो दो रचनाएं 1947 में और दो 1948 में। श्रवण किरण और श्रवण धुली है वो 1947 में, युगांतर और युगपथ है वो 1948 में। दोनों के नाम सेम सेम मिल रहे, श्रवण धुली
श्रवण किरण है और यह युगांतर युग पथ है। इसके बाद में है हमारे मानवतावादी रचनाएं। लोकायतन 1964 ईस्वी, चिदम्बरा 1959 ईस्वी, रजत शिखर 1951 ईस्वी, कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी, अतिमा 1955 ईस्वी। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत की। रचनाओं को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इन रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछते, तो इनकी सन भी आपको याद करनी है। पंत जी की सर्वप्रथम कविता गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी, ये आपको याद रखनी मोस्ट है। यानी पंत जी की सर्वप्रथम जो कविता है वो है गिरजे का घंटा, जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित थी। पल्लव रचना की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो कहा जाता है। ये लाइन भी मोस्ट हो जाती है। यानी छायावाद, जो पल्लव की जो भूमिका है उसको छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है, तो पल्लव है, उस पल्लव की भूमिका को कहा जाता है। और आपको सिर्फ पल्लव भी नाम दे देंगे, भाई पल्लव आ गया, वहां पर पूरा नाम न दे, पल्लव रचना की भूमिका ऐसे, तो पल्लव है वो भी इसमें आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध पंक्तियां है जो हमारी सुमित्रानंदन पंत से, छोड़ दुर्मों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति की भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। तो हमारे जो सुमित्रानंदन पंत है वो क्या है, वो प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति प्रेमी, प्रकृति से प्रेम करने वाले कवि थे। तो इन्होंने एक बार क्या है कि जो किसी बालिका उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है कि भाई जैसे मान लिया एक बालिका है, तो ये उस बालिका की जो प्रेम में न पड़ के उनको क्या कह रहे हैं, छोड़ दुर्मों की मृदु छाया, दुर्म का मतलब पेड़ होता है, यानी छोड़ दुर्मों की मृदु छाया, ये मीठी जो छाया है, यानी पेड़ों की जो प्रकृति, इस प्रकृति की जो मनोरम जो मधुर छाया है, तोड़ प्रकृति की भी माया, यानी इस प्रकृति से मैं प्रेम कर रहा हूं, इस प्रकृति से जो प्यार कर रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि जो सुमित्रानंदन पंत है वो उस लड़की के प्रेम में पड़ना नहीं चाहते। तो ये कह रहे कि मैं इस प्रकृति से जो प्रेम करता हूँ, ये जो पेड़ पौधे इनकी जो मीठी छाया है, इस छाया को मैं छोड़कर इस प्रकृति से जो प्रेम कर रहा हूँ वो छोड़कर बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, यानी बाले का मतलब बालिका, तेरे बाल जाल में, यानी जो आपके जो रंग रूप और जो ये बालों का जो आपने बना रखा है, यानी आपके जो रंग रूप है इस पे मैं मोहित कैसे हो जाऊं, कैसे उलझा दूं लोचन, लोचन का मतलब होता है आंखें, जैसे होता है ना ये आंखें चार होना, उसी प्रकार। तो ये कह रहा है कि मैं आपके प्रेम में नहीं पड़ना चाहता हूं। तो ये प्रकृति प्रेमी कवि थे। आगे देखिए, मोस्ट लाइन है, कई बार देखकर पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछने की संभावना है। युगांत रचना पंत जी के छायावादी दृष्टिकोण की अंतिम रचना मानी जाती है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, युगांत रचना पंत जी के छायावादी दृष्टिकोण की अंतिम रचना मानी जाती है, यानी जो छायावाद है, आगे भी रचना, अंतिम रचना पंत की जो अंतिम रचना नहीं है, ये सिर्फ पढ़ने में आपको अच्छे से पढ़ के जाना, युगांत रचना पंत जी के छायावादी दृष्टिकोण की, यानी इसके बाद में जो आगे की जो रचना है उसमें हमारे को छायावादी दर्शन नहीं मिलते, जैसे अरविंद दर्शन हो गया, मानवतावादी दर्शन हो गया, तो वो अलग अलग रचनाएं रची गई। तो ये छायावादी दृष्टिकोण की अंतिम रचना है, न कि पंत की अंतिम रचना है। तो युगांत, युगांत का मतलब युग का अंत हो गया, कौन से युग का अंत हो गया, छायावादी युग का अंत हो गया। तो युगांत नाम आया तो इससे पता चल जाएगा आपको, तो ये छायावादी जो हमारा युग है उसका अंत की बात कर रहे हैं। आगे देखो, ये छायावादी युग के अंत का घोषणा पत्र, साथ ही इसमें प्रगतिवाद का उदय भी मिलता है, यानी ये छायावादी युग के अंत का घोषणा पत्र है। ठीक है, छायावादी युग का अंत का घोषणा पत्र है हमारा युगांत। इन्होंने हरिवंश राय बच्चन के सहयोग से खादी के फूल, इन्होंने हरिवंश राय बच्चन के सहयोग से, हरिवंश राय बच्चन कौन थे, जो हमारे अमिताभ बच्चन उनके पिताश्री थे, खादी के फूल शीर्षक से कविता लिखी थी, यानी हरिवंश राय बच्चन उनके साथ में उनके सहयोग से खादी के फूल है वो लिखी थी, जो एक कविता है।
यहाँ से पूछा जा सकता है कि खादी के फूल क्या है? कविता, कहानी, नाटक, इस प्रकार। तो खादी के फूल है वो एक कविता है जो हरिवंश वचन के साथ में लिखी गई थी। लोकायतन ये महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया लगभग 700 पृष्ठों का एक प्रबंध काव्य यानी महाकाव्य है। लोकायतन है वो क्या है? एक महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, और किसके जीवन से संबंधित है? महात्मा गांधी के। इसके 2 खंडों एवं 7 द्वारों अध्यायों में विभक्त किया गया है। इसमें 2 तो खंड है और 7 द्वार यानी 7 अध्याय है। ये इनकी अंतिम काव्य रचना मानी जाती है। ठीक है, तो ये युगांत है। युगांत छायावादी युग की अंतिम रचना है। और जो हमारे सुमित्रानंदन पंत है उनकी जो अंतिम रचना है वो क्या है? लोकायतन है, जो महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित है। चिदम्बरा पर इनको 1968 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी रचना चिदम्बरा। उस चिदम्बरा पर 1968 ईस्वी में इनको क्या मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार था। यहां से ये लाइन मोस्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये सुमित्रानंदन पंत को तो दिया गया ही था चिदम्बरा पर, परंतु ये भारतीय जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो हिंदी साहित्य में पहली बार दिया गया था। हिंदी साहित्य की रचनाओं पर पहली बार दिया गया था, तो इसलिए मोस्ट हो जाता है। ये हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कहलाता है। इन हिंदी साहित्य में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया किसी रचना पर। वो रचना कौन सी थी? चिदम्बरा थी, जो हमारे 1968 में दिया गया था। इसकी रचना थी सुमित्रानंदन पंत की। लोकायतन पर सोवियत भूमिलैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ। जो लोकायतन रचना है जो हमारे इनकी अंतिम रचना मानी जाती है सुमित्रानंदन पंत की, और किससे संबंधित है? जो महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित है। कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 ईस्वी में भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो देखिए अलग अलग आपको याद रखना है, अलग अलग याद रखना है। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद है, उसके ऊपर इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1960 ईस्वी में। लोकायतन है, उसपे सोवियत भूमिलैंड पुरस्कार मिला है। चिदम्बरा 1968 के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो अलग अलग जो पुरस्कार मिले ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। तो देखिए कितनी उपाधियां, कितने पुरस्कार इनको दिए गए। तो भारत सरकार ने इनको क्या है? पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। देखिए छोटी सी हम चर्चा करते हैं कि इस जिंदगी में आप आए हो तो आप कितनी लंबी उम्र लेके आए हो, कितने दिनों तक आप जीवित रहते हो, वो मायने नहीं रखता। यानी आप इस जिंदगी में आए हो तो इस जिंदगी में आपने क्या महान काम किया। इनकी जैसे मान लिया हम मृत्यु डेट की बात करते हैं, अभी हमने देखा कि ये 1900 में पैदा हुए थे, 1900 में पैदा हुए थे और 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कहने का मतलब 77 वर्ष तक ये जीवित रहे। अब ये एक इनकी जो मृत्यु डेट है वो मृत्यु डेट एक सिर्फ माने की एक तारीख है जिस दिन इन्होंने जो इनका एक मनुष्य शरीर था उसको छोड़ दिया था, और इनकी आत्मा है वो किसी दूसरी जगह चली गई थी। जो मानते आगे भाई स्वर्ग में गई है, कहाँ गई है, वो अलग कहानी है। पर कहने का मतलब इन्होंने जो मनुष्य शरीर है उसको त्याग दिया था। अब देखिए फिर भी हम इनको आज याद कर रहे हैं, इनको पढ़ रहे हैं, और जहां तक ये जो संसार है, जहां तक ये प्रकृति है ये रहेगी। कहने का मतलब समझ रहे हो? यानी जहां तक ये संसार है, ये मनुष्य योनि है, ये जीवित रहेगी, तब तक हम इनको याद करते रहेंगे। तो ऐसे जो आदमी है वो मरते नहीं है, सिर्फ इन्होंने एक शरीर को छोड़ा है, बाकी ये जीवित है। तो आप भी इस जिंदगी में आए हो तो कुछ ऐसा काम, ऐसा महान काम कर जाओ जिससे आपके जो जाने के बाद में भी लोग आपको याद करते रहे। तो उसको हम मरना नहीं कहते। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है, हमारे जो एक अलग चैनल है मोटिवेशन टाइम बीएल लूणा के नाम से, उसमें मैंने एक अच्छे से वीडियो बनाई है कि आदमी की असली मृत्यु कब होती है। तो उसमें अच्छे से मैंने समझाया है और उस पर बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो है अपलोड। आप जाकर अगर देखना चाहे तो वो चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए और उस पर अच्छे से आप नियमित जुड़े रहिए, जो आप में एक सकारात्मकता बनी रहे। पढ़ाई के साथ में कुछ अलग होना भी जरूरी है, तो आप उस चैनल से भी जुड़ सकते हो। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो देखिए भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। महान जो लोग होते हैं उनकी जीवनियां आपको
पढ़ते रहना चाहिए, उनसे आपको प्रेरणा मिलती है। अन्य तथ्य इनके बारे में जो अन्य है वो है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी इनको छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने इनको क्या माना, छायावाद का प्रवर्तक माना है, सुमित्रानंदन पंत को। और वैसी छायावाद का जो सर्वमान्य मत है वो प्रवर्तक कौन है, जयशंकर प्रसाद है। परंतु आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी से संबंधित आपसे पूछा जाए तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक है वो सुमित्रानंदन पंत को माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको छायावाद का प्रतिनिधि कवि मानते हैं, यानी नंद दुलारे वाजपेयी वो तो प्रवर्तक मानते और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको प्रतिनिधि कवि मानते छायावाद का। रोला इनका सर्वप्रिय छंद माना जाता है, मोस्ट है, ये पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। सुमित्रानंदन पंत का प्रिय छंद कौन सा है, तो रोला छंद है वो सुमित्रानंदन पंत का प्रिय छंद है। रोला छंद है उसको बारे में हम जो छंद पढ़ेंगे उस छंदों के बारे में अच्छे से, जो सारे छंद है उसको अच्छे से करेंगे। और इतना शॉर्ट में मैंने छंदों के बारे में बताया कि शॉर्ट भी लगते हैं, और दूसरी बात है कि एग्जाम जब होता है तो उनमें से क्वेश्चन भी आपके गलत नहीं होते, लंबा चौड़ा आपको याद करना नहीं है। जिस प्रकार हमारे बिहारी सत सही है, तो बिहारी सत सही के एक एक दोए है वो छोटे छोटे लगते परंतु वो गहराई में उसका अर्थ निकलता, उसी प्रकार मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, जो हमने पीछे बात कर ली है, वो जो छोड़ दुर्मों की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी पाया, बाले तेरे बाल चाल में कैसे उलझा दूं लोचन, तो वो हमने देख लिया है कि ये प्रकृति प्रेमी है। इनका मूल नाम गोसाई दत्त है, ये याद रखना, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गोसाई दत्त है मूल नाम इनका। प्रमुख पंक्ति की बात करें, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, आंखों से चुपचाप वही होगी सरिता अनजान पंथ। मोस्ट है, बहुत ही मार्मिक लाइन है। ये कह रहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, तो पहली बार हमारे, जैसे आपने देखा रीतिकाल के अंदर रीति मुक्त कवि, रीति मुक्त कवि, तो रीति मुक्त कवि कौन थे, रीति मुक्त कवि वो थे जो प्रेमी कवि थे और उन्होंने खुद के बारे में लिखा है, खुद के बारे में जो वर्णन किया है कि जब भी उनको प्रेम में धोखा मिला तो उनके जो वो भावुक हुए और वियोग के अंदर उनके जो हृदय के अंदर जो विचार पैदा हुए, उन विचारों को उन्होंने एक साहित्य का रूप दिया है, तो वो प्रेमी कवि थे। उसी प्रकार ये कह रहा है जो सुमित्रानंदन पंत कह रहे हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, यानी पहली जो कविता रचने का जो दिमाग में विचार आया वो वियोगी होला, किसी वियोग के अंदर था। आह से उपजा होगा गान, यानी वो सुबका रहा था, जैसे रो रहा था धीरे धीरे, तो उसके दिमाग में ऐसे विचार आए होंगे। आंखों से चुपचाप वही होगी सरिता अनजान, यानी धीरे धीरे आंखों से उसके आंसू टपक रहे होंगे और उसके दिमाग में से विचार आ रहे थे। ये कल्पना है पंत की और ये हकीकत भी है। आप देखिए जब आप वियोग में होते हो, बैठे होते हो, तो आपका दिमाग पता नहीं क्या क्या बातें सोचता है, और यही है कवि क्या करता है, कवि एक कल्पना ही तो करता है, कवि क्या करता है, कल्पना ही तो करता है। वो एक लाइन है ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रवि का मतलब होता है सूर्य, यानी जो सूर्य जब उदय होता है तो सभी जगह चारों ओर प्रकाश होता है, परंतु जो जैसे मान लिया कमरा होता है तो कमरे के जो अंधेरा जो कोना होता है वहां तक सूर्य नहीं पहुंच पाता है, परंतु जो हमारा कवि होता है वो कवि सभी जगह, क्योंकि अपनी कल्पनाओं के द्वारा वो पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं कर लेता है। तो ये जो बात है वो भी महत्वपूर्ण है, मोस्ट है, अच्छे से इसको आपको दिमाग में रखना। ये पंत की आपसे पूछा जा सकता है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, आंखों से चुपचाप वही होगी सरिता अनजान, ये किसकी पंक्तियां हैं, तो ये हमारे सुमित्रानंदन पंत की है। तो पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने जयशंकर प्रसाद के बारे में अच्छे से देखा, इसके अंदर हमने सुमित्रानंदन पंत के बारे में अच्छे से देखा। ये जो चार है, आगे निराला फिर महादेवी वर्मा, इनको हम एक एक क्लास के अंदर ही देखेंगे क्योंकि ये इनका लंबा चौड़ा वर्णन है और इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे, 100% मेरी गारंटी है। यानी जयशंकर प्रसाद से संबंधित, निराला से संबंधित, महादेवी वर्मा से संबंधित, क्योंकि इनसे संबंधित ये छायावाद के आधार स्तंभ है, आधार स्तंभ है जिसको हम जैसे छायावाद की नींव बोल सकते हैं। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन तो इनको आपको अच्छे से याद करना है, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है।
क्लास अच्छे से आपको समझ में आई होगी। फिर भी किसी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।